हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम पाउंड गोल। दिस इज़ योर संदीप भैया। और जय हिंद दोस्तों। आज आपको पता है कि जोसा ने फाइनली अपना रिलीज़ कर दिया है नोटिफिकेशन कि उसकी काउंसलिंग जो है कब से स्टार्ट होगी। तो देखो, जोसा की जो काउंसलिंग है वो 12 सितंबर से 12 सितंबर से स्टार्ट होगी। अब हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स हैं जिसको मैं क्लियर करूँगा, इसका शेड्यूल दिखाऊंगा और देखेंगे कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है जोसा की काउंसलिंग कराने के लिए, और जोसा की काउंसलिंग कराने में किसको किसको फ़ायदा है और किसको किसको सीसैप के लिए जाना चाहिए। और कई लोग को पता नहीं होगा जोसा की काउंसलिंग क्या है, इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। और बाकी उसके अलावा आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं बोर्ड्स के परसेंटेज को लेकर कि मिनिमम कितने परसेंट होने चाहिए वगैरह, या फिर कब कितने पैसे लगते हैं, कितने राउंड्स होंगे और कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, और मेन बात तो यह है कि जोसा की जो काउंसलिंग है उसके लिए एलिजिबल हम हैं भी या नहीं हैं। ठीक है, इन सब पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और जोसा की काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्स अगर अभी बनवा के रख लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हद तक चीज़ें आसान हो जाएंगी जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो देखो, जोसा की जो काउंसलिंग है, जो अपने यहाँ मतलब पूरे इंडिया में जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे आईआईटीज़, तो 23 आईआईटीज़ हैं। ठीक है, देयर आर 23 आईआईटीज़, 31 एनआईटीज़, आईएसटीज़ एंड 26 आई ट्रिपल आईटीज़ एंड 33 अदर जीएफटीआईज़। तो इन सारे कॉलेजेस में जो एडमिशन होगा जोसा के थ्रू होगा। ठीक है, तो जो देखो, जो आईआईटीज़ है वो आईआईटीज़ में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ वही ले सकते हैं जिन्होंने एडवांस क्वालिफाई किया हो। ठीक है, अब चलो पहले एक एक बात हम डिस्कस करते हैं कि पहले एलिजिबल कौन है। ठीक है, और जो एनआईटी प्लस उसका सिस्टम है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बोर्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और डेट्स क्या है। तो चलो पहले मैं अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूँ, जोसा काउंसलिंग की एलिजिबिलिटी की बात करूँ, तो तुम यहाँ पे देखोगे इनके, अगर हम उसको एनेक्सेस को वो देखते हैं, इन्होंने जो अपना बिजनेस वाला पीडीएफ दे रखा है उसमें सिंपल सा इन्होंने एलिजिबिलिटी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है कि हु इज़ एलिजिबल फॉर दिस एंड हु इज़ नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो चलो भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन है, कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन जोसा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यू कैन सी हियर कि कैंडिडेट हु कैन पार्टिसिपेट इन द जॉइंट एंट्रेंस, मतलब जोसा में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो पहली, आईआईटी के लिए कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आईआईटी के लिए वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने एडवांस क्वालिफाइड किया है, जिनको एज एडवांस में रैंक दिया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ वही लोग मतलब आए जोसा में पार्टिसिपेट करेंगे आईआईटी के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर एक के लिए, आईटी के लिए सिर्फ वो लोग मतलब एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। दूसरा, ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूँ एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए, एनआईटी प्लस सिस्टम मतलब एनआईटीज़, आईआईएसटी, जैसे शिवपुर आईएसटी एक, ट्रिपल आईटीज़ और जीएफटीआईज, जो भी जीएफटीआईज है गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जो हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखो, दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि बच्चा को जेई मेन में रैंक मिला हो, सिक्योर रैंक। अब जो भी रैंक मिला हो डजेंट मैटर, आपने क्वालिफाई किया या नहीं किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके पास एक जेई मेन का रैंक होना चाहिए। और दूसरी बात, आप एनेक्सट जो 2B है, मतलब ट्वेल्थ का मतलब ट्वेल्थ के एग्जामिनेशन के लिए जो इनका क्राइटेरिया है कि ट्वेल्थ में आपके पास क्या क्या होना चाहिए और ट्वेल्थ में कितने परसेंटेज होना चाहिए, ये वाली चीज़ आप सिक्योर किए हो तो फिर ठीक है, आप जोसा में बैठ सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रैंक से कोई मतलब नहीं है, इन्हें रैंक से नहीं लेना देना है कि आपकी 20,000 रैंक है या 30,000 रैंक है या 4 लाख रैंक है, डजेंट मैटर। इन्होंने सिर्फ बोला है सिक्योर्ड अ रैंक इन जेई मेन। ठीक है, ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, और इनके जो प्लेन प्रोग्राम है इनमें कौन बैठ सकता है। देखो, ये तो बीटेक और बी प्रोग्राम के लिए हो गया, पर तुम्हें पता है कि और भी सारे प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, जैसे 5 इयर्स का तुम केमिस्ट्री फिजिक्स से सारे प्रोग्राम्स भी देखते होगे। तो इसके लिए भी सेम वही है कि आपको जेई मेन में आपके पास जेई मेन का कोई रैंक होना चाहिए, जेई मेन में आप एक रैंक सिक्योर किए हुए हो, और बाकी ट्वेल्थ का जो इनका क्राइटेरिया है ये दो हो। अगर ये दो चीज़ है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आईटीज़ वगैरह के लिए भी मैंने एलिजिबिलिटी बताई, तो पहला तो तुम्हारा डाउट ही क्लियर हो गया होगा। अब ये जो बार बार कह रहे हैं एनेक्सट 2B में जो है, तो एनेक्सट 2B चलो हम देखते हैं इनका एनेक्सट 2B क्या है। तो एनेक्सट 2A जो है आईटीज़ के लिए कौन कौन अप्लीकेबल है, इसकी बात ये लोग इसमें कर रहे हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो
इसमें मामला ये है कि बस आप पास होने चाहिए, मस्ट पास क्लास 12th और इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट वाली भी बात है, डिप्लोमा वाली की बात यहाँ से आती है, लेकिन अभी हम 12th की बात कर रहे हैं। तो कम से कम आप एटलीस्ट 12th या इसका इक्विवेलेंट आप पास हो, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड कोई एक लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए, तो आप एकदम एलिजिबल हो, ठीक है। और बाकी एडवांस क्वालिफाई भी होने चाहिए, तो फिर आप आईआईटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। और दूसरा एनेक्सर बी जो है एनआईटीज प्लस सिस्टम के लिए, मतलब एनआईटीज प्लस सिस्टम का मतलब एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईएसटी और जीएफटीआई, ठीक है। इसके लिए क्या है, 12th पास के लिए बीटेक प्रोग्राम के लिए आपके पास फिजिक्स और मैथ्स, और बाकी इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशन में कोई एक सब्जेक्ट हो, और या फिर और साथ में एक लैंग्वेज हो, ठीक है। इनमें से कोई भी हो, मतलब इनमें से 4 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, तो फिर क्या हो, आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लान प्रोग्राम के लिए मैथमेटिक्स एंड अदर 4 सब्जेक्ट्स आर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया है। अब ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई। अभी मैं और भी चीज़ें दिखा रहा हूँ, एकदम वीडियो थोड़ी सी मे भी लंबी हो सकती है। और हाँ यार, वीडियो में बढ़ने से पहले तुम ना कोई भी डाउट हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट तुम्हें मिलता रहता है, ठीक है। और सबसे मेन बात है कि पूरे जोसा के काउंसलिंग में आई विल हेल्प यू कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है, मॉक टेस्ट रिजल्ट के लिए क्या क्या तुम्हें अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। और चॉइस फिलिंग में क्या क्या तुम्हें ध्यान रखना है, क्या क्या गलतियों से बचना है, बाकी फीस वगैरह कैसे, आईआईटीज वगैरह में तुम्हें पता है कि मिडिल क्लास फैमिली की पूरी फीस माफ़ हो जाती है, तो इन सब की सारी डिटेल में टाइम टू टाइम तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी चॉइस फिलिंग का ऑर्डर क्या रखना है, किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, कितना पैसा कब देना है, इन सब का मैं डिटेल तुम्हें एक एक पॉइंट पे वीडियो बना के यहाँ पे पब्लिश करता रहूँगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मेरी वीडियोज़ को देखना है और वहाँ से तुम काउंसलिंग करना सीख जाओगे। अपने आप पूरी जोसा की काउंसलिंग तुम खुद ही कर लोगे। बाकी तुम्हें कोई भी डाउट हो, मेजर या माइनर डाउट हो, कॉमेंट बॉक्स में पूछो, नहीं तो नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आओ, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आके पूछो, मतलब पूछो। लेकिन तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं, यू कैन आस्क, यू आर फ्री टू आस्क, आई विल हेल्प यू। जोसा के एक एक पॉइंट पे तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, मैं पूरी की पूरी हेल्प करूंगा जोसा के काउंसलिंग को लेके। बाकी देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो 10 का मार्कशीट होना चाहिए, 12 का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट होना चाहिए। बाकी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद का, इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2022। पुराना कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं करेगा भैया पुराना वाला लगा दूं, भाई पुराना नहीं नया बनवाओ, पुराने से काम नहीं चलेगा, वरना जब सीट कैंसिल होगी तब तुम्हें समझ में आएगा। 100 रुपये के लिए तुम लोग क्या करते हो यार, लगते हो पूछने भैया पुराना वाला लगा दूं क्या। जब मैं बार बार चीख चीख के कहता हूँ ये लोग जो बोल रहे हैं वही करो, कोई भी रिस्क मत लो। फिर तुम आर्गूमेंट करते हो कि भैया यूपी गवर्नमेंट कहती है 3 साल के लिए वैलिड है, तो एक बार वैलिडिटी लगा के देख लो, फिर जब सीट कैंसिल हो जाएगी ठंड पड़ जाएगी, ठीक है। मैं बार बार चीख के कहता हूँ 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, और तुम लोग क्या करते हो, फिर पूछते हो कि भैया हमारे तो 3 साल तक का वैलिड है। अगर नहीं विश्वास हो रहा तो एक बार लगा के देखो। बार बार मैं कई बार कह चुका हूँ, यूपीटीयू में भी तुम लोगों ने सेम क्वेश्चन बार बार पूछा था। अब अगर मैं इस कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करूँ तो एससी एसटी, अगर ओबीसी हो तो ओबीसी, या ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस बनवा के रख लेना, ठीक है। फॉर्मेट तुमको वेबसाइट पे मिल जाएगा, या फिर तुम्हारे गवर्नमेंट से जो इशू होता होगा वो भी चलेगा, ठीक है। उसके अलावा ये ध्यान से देख लेना, इन सारी चीज़ों को तुम आराम से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या होना चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ, अगर तुम पीडब्ल्यूडी हो मतलब पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ हो, तो मतलब इन्होंने जो फॉर्मेट दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना है, पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट भी बनवा लेना है, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर यही चीज़ ना इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो। अगर मान लो बाई चांस ऐसा हो जाता है कि तुम्हें कोई अच्छी सीट मिल जाती है किसी अच्छे जगह पे, और तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें विड्रॉल मारना है, मैं बात बता रहा हूँ, बाद में तुम परेशान हो गए, तुम्हें विड्रॉल मारना है तो तुम्हें कैंसिल चेक चाहिए होगा, तो क्रॉस ब्लैंक कैंसिल चेक तुम्हें वहाँ पे लगाना पड़ेगा। और साथ ही साथ तुम्हारे पास एक पासबुक भी होना चाहिए। तो चेक अपने बैंक में जाके बनवा लो। अगर इन फ्यूचर मान लो तुमको विड्रॉ मारना हुआ, मान लो तुम्हें जैक दिल्ली में डीटीयू एनएसयूटी में मिल गया और तुम्हें कोई एनआईटी छोड़नी है, या फिर मान लो तुम्हें लोअर एनआईटी इधर मिल रही थी और एचबीटीयू में हो गया, तुम्हें इसे छोड़ना है, या फिर किसी अन्य कॉलेज में हो गया, तो तुम्हें छोड़ने के लिए, विड्रॉ मारने के लिए, इनका ना विड्रॉ करने के लिए इनका ना पूरा एक प्रोसीजर होता है, और उस प्रोसीजर के थ्रू ही गुजरना है।
तब कहीं जाके 2-3 महीने बाद तुम्हारे पैसे आते हैं पूरे के पूरे। तो ये ध्यान रखना, कैंसिल चेक होना चाहिए। मतलब कैंसिल चेक क्या, कैंसिल बस लिखना होता है, चेक चेक बनवा लेना जाके, और मतलब अपने बैंक में, जो जिस बैंक में भी तुम्हारा खाता है, और पासबुक तो तुम्हारे पास हो गई। साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा तुम्हें फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में। इनका स्पेशल एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट मैं बोलना तुम्हें दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाउनलोड करके, वहाँ से तुम कर लेना। पासपोर्ट अगर किसी को मतलब अगर अप्लीकेबल है तो पासपोर्ट भी चाहिए होगा। बाकी जनरल हमें नहीं चाहिए, जो फॉरेनर, जो एनआरआईज वगैरह हैं या फिर उनके लिए पासपोर्ट की नीड है, हमें कोई नीड नहीं है, ठीक है। और बाकी एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड तुम्हारा मस्ट है, यू मस्ट हैव एडमिट कार्ड, ये ध्यान रखना। तो ये तुम्हारे चाहिए थे IITs NITs के लिए, और बाकी ये चीज़ है NITs के लिए। ये सारे NITs के लिए थे, NITs में अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो। और बाकी IITs के लिए कि 10th का, 12th का, और वही कैटेगरी वाला, ठीक है। और PWD का, और क्रॉस चेक, मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट, सिटीजनशिप, आधार कार्ड, जो भी तुम्हारे पास हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो यही चीज़ तुम्हारे पास मस्टली होना चाहिए, इट्स इम्पॉर्टेंट। अगर नहीं है तो अभी के अभी जाके बनवा लो। अब हम बात करते हैं शेड्यूल क्या है, किस तरीके से काउंसलिंग होगी और कब काउंसलिंग होगी, और देखो कौन कौन किसको किसको पार्टिसिपेट करने में फ़ायदा है। तो देखो यार, तुम्हें भी पता है IITs के लिए जे एडवांस का रैंक चाहिए, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, आएगा तब बात करेंगे। NITs के लिए तो देखो 1 प्लस तक, 1 से लेके 1.5 लाख तक तो उधर एडमिशन हो ही जाएगा, मतलब लोअर ब्रांचेस में। मतलब 1 लाख तो मान के चलो, 1 लाख तक तो एडमिशन NITs में होगा ही होगा। बाकी ट्रिपल ITs है, इनका भी मान के चलो 1 लाख तक, मतलब 1 लाख से थोड़ा सा कम ही मान के चलो, क्योंकि इधर सिर्फ अच्छी ब्रांचेज हैं, CSIT और EC हैं। तो 60 मतलब अगर तुम्हारी 60K के अंदर आएंगे तो ट्रिपल ITs में मोटा मोटा एडमिशन हो सकता है। और GFTIs में तो 2 से 3 लाख तक भी एडमिशन हो जाएगा। मैं जनरल OBC की बात करूँ, SC ST वाले तो 4-4 लाख तक के पे वाले भी अप्लाई कर सकते हैं GFTIs में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 लाख तक GFTIs में एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारी चॉइस होगी कि तुम क्या करना चाहते हो। अगर तुम्हारी 1 लाख के अंदर आएंगे तो डेफिनेटली तुम इधर ट्राई करो, बिल्कुल मिल जाएगा। और तुम्हारे मन में अब डाउट ये आएगा कि भैया आपने स्टेट का कॉलेज लूँ, स्टेट के कॉलेज में CSE लूँ या NITs में लोअर ब्रांच लूँ। बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत सबकी क्वारीज होती है। तो इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि अच्छे कॉलेज में हमें लोअर ब्रांच लेना चाहिए या फिर स्टेट के कॉलेज में लेना चाहिए। तो ये और भी पता होगा कि जो टॉप के NITs वारंगल, NIT सूरतकल, इनका ना MSc प्रोग्राम भी चलता है इसी रैंक से, ठीक है। 5 साल का फिजिक्स, 5 साल का मैथमेटिक्स चलता है। तो तुम्हारे मन में ये भी डाउट होगा कि क्या भैया मैं वारंगल ही चला जाऊँ क्या मैथमेटिक्स या फिजिक्स लेके। तो इन सब पे हम डिस्कशन करेंगे। एक चीज़ मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा, देखो अगर मैं UPTU के किसी एक नॉर्मल कॉलेज की बात करूं जहां तुम CSE ले रहे हो, ठीक है, जहां तुम CSE ले रहे हो 60,000 के रैंक पे, चलो के NIT की बात करूं तो उसका तुम एवरेज प्लेसमेंट देखना, ठीक, एवरेज प्लेसमेंट तुम देखना। और अगर मैं मान लो एक NIT की बात करता हूँ, नॉर्मल एक NIT है जो हमारे स्टेट का है, MNNIT इलाहाबाद, इसका नाम है मोतीलाल नेहरू NIT इलाहाबाद। अगर इसका जो सबसे मतलब लो वाला ब्रांच है ना, लो वाला ब्रांच, ठीक है, देखो एक तो ब्रांच है एक बायोटेक्नोलॉजी जो बहुत हाई रैंक तक मिलता है। इसका अगर तुम प्लेसमेंट देखो ना तो 24 लोग थे जिसमें से 23 लोग प्लेस्ड हो गए, और 95% प्लेसमेंट था। एवरेज इनका जो है एवरेज CTC 12 लाख का है, और 44 CTC, और जो मैक्सिमम हाईएस्ट पैकेज जो लगा है 44 लाख का है। बात समझे, देखिए एकदम लोअर ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ, लोअर ब्रांच जो सबसे कम उस पर मिलता है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का अच्छा प्लेसमेंट है यार NIT इलाहाबाद में। और अगर तुम प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, KTU में कोई पूछता नहीं था, या पूछता नहीं है, लेकिन अगर तुम इसकी बात करो तो इसके 36 में से 35 लोग प्लेस्ड हो गए थे, और इनका 97% प्लेसमेंट है, और 10.5 लाख का एवरेज पैकेज है, और 36 लाख मैक्सिमम पैकेज है। बात समझ रहे हो, एक अच्छी NIT में जान, चाहे ब्रांच तुम्हारी कोई भी है, एक अच्छी NIT में जाने का तुम्हें मामला समझ में आ रहा है कि अगर तुम टॉप के NITs में हो तो तुम्हारा प्लेसमेंट कितना आसान है। AKTU के तुम कॉलेजेस में जाओ, देखो इनका हाईएस्ट और इनका एवरेज, पूरा अकल ठिकाने आ जाएगी। एक बार ना सबका निकाल के तुम डिटेल देखना। मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इसके लिए मैं एक अलग से जब वीडियो लेके आने ही वाला हूँ तो इस वीडियो को लंबा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब हम चलो अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि कब से रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। चलो यार रजिस्ट्रेशन पे आते हैं। क्या कहोगे कि संदीप भैया की वीडियो हमेशा लंबी चली जाती है। देखो 11 तारीख को जे एडवांस का रिजल्ट आएगा, ठीक है, ध्यान से समझते चलो। उसके बाद से क्या होगा कि तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा 12 तारीख से, ठीक है, 12 तारीख से रजिस्ट्रेशन करना होगा।
और चॉइस फिलिंग करनी होगी। 18 तारीख को मॉक सीट अलॉटमेंट होगा तुम्हारा, मॉक सीट अलॉटमेंट। ये मॉक सीट अलॉटमेंट क्या होता है, एक तरीके से समझ लो वैसे होता है कि मतलब ये असली वाला नहीं होता, एक वर्चुअल होता है, जिससे तुम्हें ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी होती है और किस तरीके से सीट का अलॉटमेंट होता है। तुम्हारे बेस्ड ऑन चॉइस पे तुम्हारा मॉक सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है। और 20 तारीख को तुम्हारा मतलब सेकेंड मॉक सीट अलॉटमेंट होगा। मॉक सीट अलॉटमेंट रियल वाला नहीं होता है, एक मतलब वर्चुअल होता है, जिसमें तुम्हें काउंसलिंग का सारा फील आ जाए, समझ में आ जाए कि कैसे होगा, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कैसे चॉइस लॉक करना है, एवरीथिंग। उसके बाद से 21 तारीख से तुम्हारा सब कुछ रियल वाला ही स्टार्ट हो जाएगा। 21 तारीख से तुम्हारा एवरीथिंग विल बी इन रियल मैनर। अब 21 तारीख से क्या है कि 21 तारीख से ध्यान से देखो, तुम्हारा चॉइस फिलिंग बंद हो जाएगा। 21 तारीख को रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग बंद हो जाएगा, और मतलब 12 से स्टार्ट होगा, 21 को बंद होगा, ठीक है। तो इतना दिन तुम्हें अच्छा खासा टाइम मिल रहा है चॉइस फिलिंग के लिए एंड चॉइस लॉकिंग के लिए। उसके बाद से क्या है कि तुम्हारा डाटा मतलब तुम्हारी चीज़ों को तुम्हारी चीज़ें वेरीफाई होंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद से 23 सितंबर को फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। अब भैया जब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा तो तुम्हें सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी होगी, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करने के बाद से जो भी तुम्हारी सीट एक्सेप्टेंस फीस है उसे तुम जमा करोगे और ऑनलाइन रिपोर्ट करोगे, ठीक है, ऑनलाइन रिपोर्ट करोगे। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग का यहाँ पे इन्होंने सब कुछ डेट दे रखा है, अच्छे से तुम पढ़ लेना, इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ही 12 तारीख को, ठीक है। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फी पेमेंट, फिर बाकी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और उसके बाद से तुम्हारा ये लोग रिस्पॉन्स करेंगे तुम्हारे क्वारीज का 26 सितंबर तक, ठीक है। उसके बाद से 27 सितंबर से क्या होगा, ये 27 सितंबर जो होगा लास्ट डेट होगा क्वारी का, तुम्हें जो भी क्वारी है, ठीक है। उसके बाद से 28 को सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। अब जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है वो सेकेंड राउंड में जाएंगे, और सेकेंड राउंड में उनका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद उनको बाकी सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, बाकी सारी चीज़ें करनी होगी। अब जो फर्स्ट राउंड में जिनको मिल गया ना, उनको फ्रीज फ्लोट करने का ऑप्शन आएगा। तो अगर तुम अपने सीट से संतुष्ट हो तो क्या करोगे, वो सीट ले लोगे, और अगर नहीं संतुष्ट हो तो तुम फ्लोट करो, अगले राउंड में पहुंचो। तो ये करके तुम्हारे लगभग आईटीज़ के लिए 6 राउंड होंगे, आईटीज़ के लिए 6 राउंड होंगे, और 7वां जो राउंड होगा सिर्फ और सिर्फ एनआईटीज़ के लिए होगा, एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए होगा। एनआईटी प्लस सिस्टम मतलब एनआईटी प्लस ट्रिपल आईटी प्लस जीएफटीआई एक्सेट्रा, तो इनके लिए होगा 7वां राउंड। अब तुम 6 राउंड तक ना, मतलब 7वें राउंड के स्टार्टिंग तक ना तुम विड्रॉ मार सकते हो। अब विड्रॉ का रूल क्या है, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो कुल मिला जुला के ये तुम्हारा पूरा वो है, ठीक है। बाकी इस पर मैं डिटेल खैर वीडियो बनाऊंगा ही कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है। अभी मैं तुम्हें बता दिया क्योंकि तुम डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने बनवा के रख लो, घबराना नहीं। पूरे के पूरे जोसा काउंसलिंग में मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक एक पॉइंट पे हेल्प करूंगा जहाँ भी तुम्हें दिक्कत आएगा। आई एम ऑलवेज विथ यू। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।